हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? फॉर एसएससी एग्ज़ाम, नीट के लिए भी, यूपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम और एनसीईआरटी जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें तो लाइट होती क्या है? लाइट जो है ये क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो बहुत सारी फॉर्म में होती है, लाइट फॉर्म में, हीट फॉर्म में, साउंड फॉर्म में। तो जो लाइट है वो बेसिकली है क्या चीज? एनर्जी है। उसके बाद जो लाइट है उसके बारे में अगर हम एक और बात देखें तो वो क्या है? जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है लाइट में वो क्या है? लाइट में जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने लाइट को देखा कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद जो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट की वजह से ही हम जो चीजें हैं उनको देख पाते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो ये चीजें हमारे सराउंडिंग में है उन्हें हम कैसे देख पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर डार्कनेस होती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों नहीं देते? तो इसका आंसर भी हमें इस टॉपिक में से ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन भी बोलते हैं हिंदी में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट किसी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है, सपोज कर लीजिए ये लाइट है, ये किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो वहां से टकरा कर बैक चली जाती है। सपोज कर लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट कोई होगा, जैसे सन सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं, कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है और जब वो किसी सरफेस से टकराएगी, मीन सरफेस पे फॉल होगी, तो वहां से वो बाउंस बैक हो जाएगी। जहां पर वो फॉल होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे आ रही है किसी सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइट से, उसको हम क्या कहेंगे? सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, वहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, जो आएगी रे उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज कर लीजिए ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉ की? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल और परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने देखी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट फॉल हुई वहां से वो जो रे है वो अगेन बैक उसी मीडियम में बैक जा रही है। तो इस रे को जो बैक गई उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? जब कोई रे किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल होगी तो वो सेम मीडियम में क्या होगी? बैक
चली जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, भी लाइट क्या हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें, ये हमने देखा ये है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे एंगल आई। जहाँ एंगल आई का जो मतलब है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगल आर से डिनोट करेंगे, और इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो एंगल है वो हमने नॉर्मल के साथ देखना है, इस सरफेस के साथ नहीं देखना है। जो एंगल है हमें यहाँ पे नहीं देखना है, सरफेस के साथ नहीं देखना है, यहाँ से भी सरफेस के साथ नहीं देखना है। हमने जो एंगल है वो कहाँ से मेजर करना है, हमने नॉर्मल के साथ मेजर करना है। तो इंसिडेंट रे जो आएगी, रिफ्लेक्टर रे जो रिफ्लेक्शन के बाद वहां से जा रही है, नॉर्मल हमने देख लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे से। जो लॉ है उसमें अगर हम पहले लॉ देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस क्या है, स्मूथ है हमारे पास, तो हमारे पास एंगल आई कहाँ, अगर हम लिखे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एंगल आई 30 है आपका, तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो क्या है, जो इंसिडेंस रे है एंड रिफ्लेक्टर रे है और नॉर्मल, यहाँ पे 3 हमने देखी चीजें, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में ये लाइन करेंगे। द इंसिडेंस रे normal and reflected ray lie in same plane, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यही कारण है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और यहाँ से हम उसे देख रहे हैं, ये हम बनाए, यहाँ से हम उसे देख रहे हैं। तो पहले इस पे क्या होगा, लाइट फॉल होगी और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ एंटर करेगी, हमारी आई में एंटर करेगी। जहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा, दिखाई देगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे ये बोर्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा बिकॉज सपोज कर लीजिए इधर से जो लाइट आ रही है जो इधर से फॉल होगी और इधर से जा रही होगी और आपकी आईज में एंटर कर रही होगी, जिस वजह से आप इसे देख पा रहे हो। लेकिन जो लाइट यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट हुई वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे मेरी आईज में नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी, हमने देखा था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम क्या देख पाते हैं, चीजें देख पाते हैं। अगर डार्कनेस कर दें हम, सपोज कर लीजिए डार्कनेस में हमें चीजें क्यों दिखाई नहीं देंगी, डार्कनेस है तो ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल नहीं होगी और वहां से लाइट कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगी
और लाइट जो है हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी, जिस वजह से हम डार्कनेस में ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, सिर्फ हम लाइट में ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जो हम चीजों को सेंसेशन है साइट की, वो हम कहाँ से मिलती है, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमारी जो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना है फिजिक्स का, जिस वजह से हम ये पूरा वर्ल्ड है उसे देख पाते हैं। उसके बाद हमने जो देखना है नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा रिफ्लेक्शन, अब हम इसके बाद देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस है, ये है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन में क्या है, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो मीडियम हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम क्या होता है, मीडियम जो सराउंडिंग है, सपोज कर लीजिए हमारा मीडियम क्या है, हम एयर में बैठे हैं तो हमारा मीडियम क्या होगा, एयर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में रखते तो उसका मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं। तो जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से गुजरती है। अगर वो एयर से गुजर रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, एयर होगा। अगर वो वाटर में से जा रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, वाटर। अगर वो ग्लास में से जा रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, ग्लास होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होंगे और हर एक मीडियम की अपनी एक डेंसिटी होती है। कुछ मीडियम हैं जो वो लाइटर होते हैं, जहाँ हम उसे रेयर बोलते हैं। कुछ मीडियम जो होते हैं वो डेंसर होते हैं। तो डेंसिटी का फर्क यहाँ पे होगा, हर एक मीडियम की अपनी एक डेंसिटी होगी। तो सपोज कर लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर एंटर करती है तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे रेयर मीडियम ले रही हूँ, ये है रेयर मीडियम, जहाँ डेंसिटी जो है वो लो है। ये एक डेंसर मीडियम है, बहुत मीडियम जो है डेंसर है। तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए ये डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट आई मीडियम 1 से और वो कहाँ पे एंटर कर रही है, वो कर रही है मीडियम 2 में। तो यहाँ पे जो जब फॉल होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हमने क्या बोला था, नॉर्मल बोला था। ये इंसिडेंस रे है और ये कहाँ पे एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है मीडियम 2 में। तो हमने वैसे अगर हम देखें तो लाइट को इस यहाँ से ऐसे गुजरना चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये लाइट जो है ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ, लाइट ने अपना जो पाथ था उसे चेंज क्यों किया, ड्यू टू मीडियम। क्यों चेंज किया, मीडियम चेंज होने की वजह से। अगर यहाँ पे मीडियम सेम रहता, मीडियम जैसा 1 था, यहाँ पे भी वैसा ही मीडियम रहता, अगर वो रियर मीडियम में ही रहती तो वो स्ट्रेट जाती रहती। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे वो रेयर मीडियम में आ रही थी, अब वो कहाँ पे एंटर कर गई, डेंसर मीडियम में। एंटर करने की वजह से उसका जो पाथ था, जो जिस रास्ते में वो चल रही थी, वो वहां से डिविएट हो चुकी है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो अगर हम देखें, व्हेन लाइट passes from one medium
to another medium, its path change, उसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब वो अपने पास से डिविएट हो जाएगी। तो अगर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर जाएगी तो वो कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ को वो बेंड होगी। अगर हम मीडियम डेंसर ले लें, पहले हम ले लें मीडियम डेंसर और फिर ले लें हम मीडियम रेयर, तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए जो डेंसर मीडियम से आ रही है रे, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसको इस रास्ते पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट का इधर को बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अगर जो रे है वो डेंसर से रेयर में एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो है क्या, बेसिकली अब हमें क्लियर हो गया है, दो मीडियम है हमारे पास, अगर लाइट डिफरेंट मीडियम में से गुजरती है तो उसका जो पाथ है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, वो अपने रास्ते से डिविएट होती रहती है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जबकि हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था, रिफ्लेक्शन में तो हमने देखा था भी वो जिस मीडियम में से आती है वो वही उसी मीडियम में चली जाती है, तो वो था रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन में वो बैक नहीं जाएगी, आगे तो प्रोसीड करेगी, आगे तो जाएगी, लेकिन वो अपना रास्ता क्या है थोड़ा सा चेंज कर लेगी, इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसके हमारे रियल लाइफ में बहुत से जो फिनोमिना है वो हम देखते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किसकी वजह से होते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। स्टार, सपोज कर लीजिए स्टार जो है वो हमारे से बहुत दूरी पर है, सपोज कर लीजिए ये एक स्टार है और आप इसे यहाँ से देखोगे, सपोज कर लीजिए आप इसे यहाँ से देखोगे, मैं आपको यहाँ से हम इसे देखेंगे, तो जो रे है स्टार से वो स्ट्रेट तो नहीं आएगी, हमने देखा स्टार जो है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, हमें दिखता है भी वो एक बार लाइट को छोड़ते हैं फिर वो लाइट को बंद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम जाने तो जो स्टार है वो कॉन्टिन्यूसली शाइन करता है, वो बेसिकली टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नजर आता है। ऐसा क्यों नजर आता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है, सपोज कर लीजिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है, लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, कहीं पे जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाता है, कहीं पे जो मीडियम है वो लाइटर होता है। सपोज कर लीजिए जो स्टार से अगर रे आती है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर रेयर मीडियम था तो वो कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे वो हमारी आईज तक पहुंचती है। और हम क्या देखेंगे, हम तो सीधा ही देखेंगे, तो क्या होगा जब वो पॉइंट हमारी आईज के देखने के पॉइंट पे होगा तब तो वो हमें शाइन करता दिखाई देगा। अगर वो लाइट हमारी आईज के पॉइंट से थोड़ी डिविएट होगी, सपोज कर लीजिए हम ऐसे देख रहे हैं स्टार को, जो जो पॉइंट इधर हमारी आई के ऊपर आएंगे तब हमें स्टार क्या होगा, शाइन होता दिखेगा। लेकिन अब लाइट इस यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे हमें वो स्टार शाइन होता नहीं दिखेगा, तो इस वजह से हमें जो है स्टार्स की ट्विंकलिंग जो है वो नजर आती है। क्यों नजर आती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। बेसिकली जो स्टार्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली शाइन करते हैं, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक और हम देखेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है,
समटाइम हम किसी ग्लास में एक कॉइन को रखते हैं, सपोज कर लीजिए वाटर है इसमें और आपने इसमें एक कॉइन रखा, तो आपको ये जो कॉइन है ये थोड़ा ऊपर नजर आता है, आपको ऐसा लगता है कि कॉइन जो है वो पानी में थोड़ा ऊपर नजर आता है। ऐसा क्यों होगा? सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं। सपोज कर लीजिए यहाँ से जो लाइट है वो जा रही है और यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे डेंसर था और अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो कहाँ पे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अब हम यहाँ से उसे देख रहे हैं तो हम तो सीधा देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें वो कॉइन जो है वो कहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे। बेसिकली जो कॉइन है वो वही होता है जहाँ पे बेस पे ही होगा, लेकिन हमें वो यहाँ पे क्यों नजर आता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे हम रियल लाइफ में बहुत से हमारे फिनोमिना होते हैं जिनका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया और राइजिंग ऑफ क्वाइन हो गया। इसका कारण था ड्यू टू चेंज इन मीडियम, जो पाथ है रे का वो भी चेंज होगा। स्टूडेंट हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो डिपेंड करता है, रेयर टू डेंसर जाती है या डेंसर टू रेयर, उस वजह से वो नॉर्मल के टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम जो रे आती है उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्रैक्ट हो चुकी है उस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं बोलना है, रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो रे भी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा, यहाँ पे जो एंगल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे जो एंगल आर है वो है रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो लॉ है वो क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। जो पहला लॉ है वो क्या है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे और नॉर्मल हो गया एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है ये एक ही प्लेन में होंगी, लाई इन सेम प्लेन, वो अपना प्लेन चेंज नहीं करेंगी, तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होंगी। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो क्या है, इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया या मीडियम एक ही बात है, अगर आपका मीडिया गिवन है, सपोज कर लीजिए पहले ये एयर था और ये ग्लास है, हमने ये पेयर ले लिया एयर और ग्लास का, एक गिवन पेयर है हमारे पास, और सपोज कर लीजिए एक एयर है और यहाँ पे हम डायमंड ले लें तो गिवन पेयर क्या हो गया, एयर एंड डायमंड। तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इसका और इसका अलग अलग पेयर बना, एयर और डायमंड का एक पेयर बना, एयर और ग्लास का। ऐसे हमारे पास कोई भी मीडियम हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हम ले सकते हैं। तो अगर हम देखें इन अ गिवन पेयर, एक पेयर मीडियम के लिए कोई भी पेयर आप ले सकते हो, इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या होगा, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is constant,
क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। कोई भी गिवन पेयर है, सपोज कर लीजिए एक एयर है एक ग्लास है, एक पेयर हमने लिया, उसमें जो साइन आई होगा और साइन आर की जो रेशो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखो साइन आई और साइन आर, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। मींस एक गिवन पेयर के लिए जो साइन आई और साइन आर की जो रेशो होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट जो है वो क्या है, बेसिकली इसे हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे डिनोट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, द कांस्टेंट इज द, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है कांस्टेंट, क्या है, द कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 with respect to मीडिया 1। तो ये हमारे पास था स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडिया 1। मींस यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके विद रिस्पेक्ट अगर हम देखें, एयर के देखें, तो उसकी वैल्यू जो क्या आएगी, वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड, तो वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम देखेंगे। स्टूडेंट्स हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके लॉज के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसे हम जानेंगे डिटेल में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है बेसिकली ये क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट undergoes in a medium। मतलब क्या है, हमने देखा था कि जो लाइट है जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डिविएट होती है, बेंड होती है। बेंड वो टू टाइप में होती है, जहाँ टूवर्ड्स नॉर्मल, जहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, वो कितना बेंड हुई, तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे हम कैसे देख सकते हैं, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसकी जो रेशो होगी, किसकी रेशो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने यहाँ पे दो मीडियम लिए, यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए एक मीडियम आपका था वैक्यूम, अगर आपका एक मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपका एक मीडियम वैक्यूम है तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने मीडियम 1 क्या लिया, वैक्यूम लिया।
तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा होगा। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड ओवर मीडियम 2 सेम ही होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपने ग्लास लिया और डायमंड ले लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे दो डिफरेंट मीडिया थे, वैक्यूम नहीं है, तो इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है लाइट की, उससे हमें मालूम पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी लाइट की, मीडिया 2 के अगर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर वेलोसिटी जो मीडियम 2 है, जो नीचे है, उसकी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, सपोज कर लीजिए हमारे पास साइन आई, एक हमारे पास है एयर और एक है हमारे पास ग्लास, एक हमारे पास हम वैक्यूम ले लें, वैक्यूम हम ले लेते हैं, वैक्यूम एक हमारे पास है वैक्यूम, एक हमारे पास है ग्लास। तो हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या है, 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है हमारे पास, 1.5। और अगर हम डायमंड में देखें, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा डायमंड, तो इसका आता है 2.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया इसका, 2.4 आता है। तो हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेंडिंग है। सपोज कर लीजिए मैं इसे मानू इक्वेशन 1, इसे मानू मैं इक्वेशन 2। तो हमने देखा कि साइन आई ओवर साइन आर डी, हम इसको डिवाइड करेंगे साइन आई ओवर साइन आर जी से, तो क्या आएगा हमारे पास 2.4 × 1.5, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आया, साइन आर जी ओवर साइन आर डी। अगर इसका मैं डेसिमल सॉल्व कर दूं तो ये आ गया 24/15। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारे पास आती है 1.6, मोर देन 1। तो हमारे पास जो साइन आर जी है, वो साइन आर डी की जो रेशियो है वो मोर देन 1 आ रही है यहाँ पे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, साइन आर जी मतलब जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ग्लास का, वो मोर देन किससे है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ आर डी। मतलब अगर हम देखें तो जो ग्लास है उसका जो आर जी है वो मोर है, ज्यादा है, और आर डी जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो डायमंड का वो कम है। ये मैंने डायमंड के लिए लिखा है और ये मैंने ग्लास के लिए लिखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास का था और ये डायमंड का था। हमने देखा कि जो ग्लास का एंगल है रिफ्रैक्टेड, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमंड। अगर हमारे पास एंगल, सपोज कर लीजिए एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट। मीन्स अगर एंगल ज्यादा होगा तो बेंडिंग कम होगी। तो हमने यहाँ देखा कि ग्लास का जो एंगल है वो ज्यादा है, जिस वजह से उसकी बेंडिंग भी क्या है, कम है। और डायमंड केस में हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम है, जिस वजह से उसकी बेंडिंग क्या है, वो ज्यादा होगी। तो
ऐसे हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी वो कितना बेंड होगा। तो यही तो हमने देखना था, मेयर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। और यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि जो डायमंड है वो मोर डेंसर है एज कंपेयर टू ग्लास। वो मोर डेंसर है जिस वजह से उसकी जो वेलोसिटी थी, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे डायमंड की वेलोसिटी कम थी तभी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा आया है। अगर डायमंड जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, डायमंड की जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी जो है अगर डायमंड की लेस है क्योंकि वो डेंसर ज्यादा है, जिस वजह से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। तो हमने देखा था डायमंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है डायमंड में कम थी और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो ग्लास में है वो ज्यादा थी। और अगर वेलोसिटी जो है वो कम है उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा और बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प के साथ हम देख सकते हैं कि लाइट कितने एक्सटेंड तक बेंड कर सकती है, वो मीडियम कितना डेंसर है। इसी वजह से तो हम जो हमारी स्पेक्स हैं वो ग्लासेस की बनती हैं। डायमंड मटेरियल भी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से लाइट पास ऑन हो सकती है, लेकिन हम उन मटेरियल्स के स्पेक्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो डायमंड है वो ऑप्टिकली मोर डेंसर है एज कंपेयर टू ग्लास। उसमें जो लाइट है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है, जिस वजह से अगर हम उनके स्पेक्स बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो सम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि हम जो अपने स्पेक्स हैं वो ग्लासेस के ही क्यों बनाते हैं। तो ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो बेंडिंग है वो ऑप्टिमम होती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं। तो ये आपके पास था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हम लाइट में देखेंगे नेक्स्ट फिनोमिना है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या मतलब जो है वो क्या है, जब लाइट जो है वो बहुत सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाए। सपोज कर लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसने लाइट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर किया। ये लाइट की जो रेज हैं सपोज कर लीजिए उसने उसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। स्कैटर का मतलब होता है खिंडा देना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट redirected in many directions, in many directions, when it interacts with particle of matter, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सपोज कर लीजिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, उसे हम बीम कहते हैं। सपोज कर लीजिए ये लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं मैटर के, और जब यहाँ पे लाइट फॉल होगी तो वो क्या करेंगे, उससे ऑल डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, जो जो हमारे पास रेज शॉर्टर जिनकी वेवलेंथ होती है वो स्कैटर बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे होती हैं। तो द रे ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, द लाइट भी हम लिख सकते हैं, द लाइट
सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लाइट लिख दूं, द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर। वाई? ऐसा क्यों होता है? जिनकी वेवलेंथ लाइट की स्मॉल होगी, शॉर्टर होगी, वो स्कैटर ज्यादा होगी। इसका क्या कारण है ये हम देखेंगे। जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है उनको पार्टिकल्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इजीली स्कैटर कर देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जिन रेज की वेवलेंथ ज्यादा होगी, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एयर पार्टिकल है। एयर पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो लार्ज वेवलेंथ की जो रेज हैं, सपोज कर लीजिए ये कोई रे है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसे स्कैटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है वो उनको बहुत इजीली और डायरेक्शन में स्कैटर कर पाते हैं। तो ये था हमारे पास भी लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर। क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल हैं एयर के, वो स्मॉल वेवलेंथ को ही से वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं। जो लार्जर वेवलेंथ की जो लाइट है उसे वो स्कैटर नहीं कर पाते। उसके बाद इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो क्या आता है हमारे पास? वो क्वेश्चन आता है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है? उसका भी यही कारण है। जो ब्लू लाइट है, हमें पता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनती है। उसमें से जो ब्लू कलर है उससे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देते हैं। क्यों स्कैटर कर देते हैं? क्योंकि जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? शॉर्टर होती है। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? शॉर्टर है। वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ। जिस वजह से वो क्या है? मोर स्कैटर होते हैं। और मोर स्कैटर होने की वजह से हमें जो स्काई है उसका कलर कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। तो ये था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो टॉपिक है वो लाइट में, वो क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हम देखेंगे लाइट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर होना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटर होना क्या है लाइट का? लाइट जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर स्कैटर होती है। अगर लाइट, सपोज कर लीजिए ये कोई पार्टिकल था, इस पे लाइट फॉल हुई और उसने उस लाइट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर होना। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? डेफिनेशन अगर हम देखें, द फिनोमिना by which a beam of light is redirected in different directions when it interacts with particle of matter। तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा? अगर कोई पार्टिकल ऑफ मैटर जिसपे वो लाइट फॉल होगी, उस वो पार्टिकल ही रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। हमारी एयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, द कलर ऑफ स्काई इज
ब्लू। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि जो एयर है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिक्सचर है वो गैसेस का। तो वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो ब्लू कलर की लाइट है जब फॉल होती है तो उसे वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिस वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम देखेंगे कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगी स्कैटरिंग? वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर का पार्टिकल है उसका साइज, ये बोथ जो फैक्टर हैं, वेवलेंथ एंड साइज, उस पे जो स्कैटरिंग है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, जो वेवलेंथ लाइट, वेवलेंथ जो है जिनकी शॉर्ट होती है, उन रेज की जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी वो मोर स्कैटर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? सपोज कर लीजिए मेरे पास एक लाइट की रे है, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। अगर इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो वो मोर वेवी होगी। तो ये क्या होगी, मोर वेवी होगी। मोर वेवी क्यों होगी? अगर ये क्या है, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। जिन लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो वो वेवी कम होगी, वो ऑलमोस्ट हमें स्ट्रेट ही नजर आती हैं, तो उनकी वो लेस वेवी होंगी, वेव ज्यादा नहीं बनेगी। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक एयर पार्टिकल है, तो अगर वो मोर वेवी है तो यहाँ पे जो चांस है वो इंटरेक्शन का वो ज्यादा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से बहुत सारी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ पे इंटरेक्शन की, जिस वजह से जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं। यहाँ पे देखो जो वेव है वो कम वेवी है, यहाँ पे इतने पार्टिकल की वो इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, बहुत कम। यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक आया यहाँ पे सपोज कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे वो मोर वेवी होने की वजह से वो काफी जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स से क्या करती हैं, टकराने की वजह से उसको वो स्कैटर कर देते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ मोर वेवी होते हैं, जिस वजह से जो चांस है इंटरेक्शन का वो बढ़ जाता है और वो स्कैटर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेस वेवी और द वेव हैविंग मोर और लॉन्गर वेवलेंथ। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो क्या होंगी, लेस स्कैटर होंगी, लेस स्कैटर होंगी, और ये मोर स्कैटर होंगी। और इसी वजह से जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है। जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, और उसे इजीली एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसे स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास जो कलर है स्काई का वो ब्लू है। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस देखे भी, एक था कलर ऑफ स्काई, सेकंड क्या देखा, जो लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ की वो मोर स्कैटर होती है एज कंपेयर टू द रे ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम देखने वाले हैं आगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ white light into
7 colors. तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम एक प्रिज्म के द्वारा ये देखते हैं, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट गुजरेगी तो उसे वो 7 कलर्स में ब्रेक कर देगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। जो ये 7 कलर हैं इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? बिबजियोर की हेल्प के साथ हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये कलर कौन कौन से हो गए? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। तो हमारे पास व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में, जब प्रिज्म में से गुजरी तो उसने 7 कलर्स हमें दिए। तो हमने देखा कि प्रिज्म में से व्हाइट लाइट के हमें कितने कलर मिलते हैं? 7 कलर्स मिलते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। सभी ने रेनबो तो देखी होगी। जो रेनबो है उसमें 7 कलर्स हमें दिखते हैं। तो रेनबो जो है वो कैसे हमें दिखाई देती है? रेनबो बनती कैसे है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। रेनबो जो है वो हमेशा बारिश के बाद ही हमें नजर आती है। बारिश के बाद हमें जो रेनबो है वो दिखाई देती है। जब बारिश स्टॉप हो जाती है उसके बाद हम रेनबो देखते हैं। वो कैसे होता है, रेनबो कैसे बनती है, ये हम देखेंगे। जब बारिश होती है उस टाइम क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स वहां पे रह जाते हैं। जब इस पे सनलाइट पड़ती है, जब इन ड्रॉप्स पे, वाटर ड्रॉप्स हैं ये, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो एक प्रिज्म का काम करते हैं। वहां पे, यहाँ पे जब व्हाइट लाइट फ्रॉम सन इस ड्रॉप पे फॉल होगी तो वो उसे 7 कलर में स्प्लिट कर देगा। तो ऐसे हमारे पास क्या बन जाती है? रेनबो बनती है। तो रेनबो का रीजन क्या है बनने का? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट से जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर्स हमें मिलेंगे? 7 कलर्स। और यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या है? हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वायलेट कलर है उसकी जो बेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, और जो रेड कलर है उसकी बेंडिंग जो है बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? वायलेट कलर जो है वो ज्यादा बेंड क्यों होता है? रेड कलर जो है उसकी बेंडिंग कम क्यों है? वो लेस बेंड क्यों होता है? तो इसका आंसर अब हम देखेंगे। जो वायलेट कलर है एंड रेड कलर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ के ऊपर। हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ होगी। रेड कलर की अपनी वेवलेंथ होगी, वायलेट कलर की अपनी वेवलेंथ होगी। तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के ऊपर। अगर हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसे कांस्टेंट कर दें तो जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ के ऊपर। मींस अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो रेड और वायलेट कलर में अगर हम देखें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर से ज्यादा है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है? वो है 700 नैनोमीटर। एंड जो वायलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? वो होती है 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर से ज्यादा है। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या था? velocity of light, velocity of light in medium 1
and velocity of light in medium 2. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें रेड कलर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो कितना है हमारे पास 1.513 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर का अगर हम देखें तो वो कितना है, वो है 32. तो हमने देखा कि जो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है एज कंपेयर टू वायलेट कलर. इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो रेड कलर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. अगर वेलोसिटी हम यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जिस वजह से वो बेंड भी कम होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग भी कम होगी. तो हमने देखा कि जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वायलेट से कम है जिस वजह से उसकी बेंडिंग भी कम है. वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड से ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो बेंडिंग है वो ज़्यादा है. इससे हमें पता चला कि जो रेड कलर है वो लेस बेंड क्यों होता है एज कंपेयर टू वायलेट कलर. ये था हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे लाइट में एक ऐसा फिनोमिना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हमारा टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लेंगे दो मीडियम हमें चाहिए. एक लेंगे हम मीडियम 1. सपोज कर लीजिए ये एक मीडियम 1 है और ये है हमारे पास मीडियम 2. सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम. ये है डेंसर मीडियम. जो हमारे पास मीडियम 2 हमने लिया वो है एक डेंसर मीडियम. दिस इज द डेंसर मीडिया. और यहाँ पे जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम. अब हम देखेंगे, सपोज कर लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है. यहाँ से जो लाइट है वो डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में. ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे. हम देखेंगे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है. तो हमने देखा यहाँ पे ये जो एंगल है ये है एंगल आई और ये है एंगल आर. अगर हम एंगल आई, अगर हम एंगल आई इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, एंगल आर भी इंक्रीज होगा. तो हम देखेंगे अगर हमने एंगल आई इंक्रीज किया तो क्या होगा, एंगल आर भी, तो ये रे और बेंड हो गई. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में एंगल आई और इंक्रीज हुआ तो हमने देखा जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो सरफेस के ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही है. यहाँ पे इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या है, ऐसा एंगल जिस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के ऊपर जानी स्टार्ट हो जाती है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर हम देखें जो एंगल है
एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो उस ही मीडिया में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास टू मीडियम थे, डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट जा रही थी, तो जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हमने देखी। तो हमने देखा एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे जो कंडीशन 3 में हमने क्या देखा, ये कंडीशन 2 थी, ये 1 थी, और कंडीशन 4। कंडीशन 3 में हमने क्या देखा कि एक ऐसा एंगल आया जिसपे जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो सरफेस के ऊपर जानी स्टार्ट हुई, और हमने जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया तो क्या देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो उसमें के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो है ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है, कब होगा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रे है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जानी चाहिए। जो रे ऑफ लाइट है वो मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड, एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, मोर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये टू कंडीशन हमने देखी, जहां पे अगर टू कंडीशन फॉलो होंगी तो हम क्या देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा टॉपिक था लाइट के बारे में। हमने लाइट के बहुत सारे फिनोमिना देखे, हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखा, उसके बाद डिस्पर्शन, एंड हमारा जो ये लास्ट टॉपिक था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।